क्या इंसान को किसी भगवान ने बनाया या फिर हम सब एक जलते हुए पत्थर से पैदा हुए चमत्कार हैं? एक समय था जब धरती खुद एक आग का गोला थी, न हवा, न पानी, न जिंदगी। लेकिन उसी विनाश से निकली एक ऐसी चिंगारी जिसने हमें जन्म दिया। तो सवाल उठता है, पहला जीव कैसे बना? अगर हम बंदर से बने तो बाकी जानवर कहाँ से आए? और क्या सच में पहले मुर्गी आया या अंडा? इस सवाल का जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे अरबों साल पीछे, जहां से शुरू होती है हमारी एवोल्यूशन की सबसे चौंकाने वाली कहानी। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। और भाई हो सके तो आप मेरे वीडियो को इस प्रकार घुमाकर देखें और क्वालिटी को 780p पर करें। पहला कमेंट भीलवाड़ा वाले भाई की तरफ से है। अगर धरती आग का गोला थी तो पहला जीव कैसे बना? दोस्तों, चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 4 अरब साल पहले की धरती पर लौटना होगा। एक ऐसी धरती जहां आज की तरह हरियाली नहीं थी, न इंसान थे, न जानवर, यहां तक कि नदियां भी नहीं बहती थीं। चारों तरफ आग के झरने फूटते थे, जहरीली गैसें वातावरण में उबल रही थीं और सूरज की रोशनी भी धरती को झुलसा रही थी। ऐसे माहौल में जिंदगी नामुमकिन सी लगती है। लेकिन यही वो दौर था जब प्रकृति खुद एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला की तरह काम कर रही थी। गहरे बादलों से लगातार बारिश हो रही थी, बिजली आकाश को चीर रही थी, धरती के गर्भ से गैसें और खनिज बाहर आ रहे थे। इन्हीं खतरनाक और जटिल हालातों ने जीवन के बीज बोए। जब ये सभी तत्व, पानी, अमोनिया, मीथेन और बिजली आपस में टकराए तो बनी वो पहली जैविक अणुएं जिनसे जीवन की कहानी शुरू हुई। विज्ञान कहता है कि समुद्र के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स नाम की जगहों पर, जहां से गर्म पानी और खनिज फूटते थे, यहीं पर सबसे पहले वो प्रोटोकैशिकाएं बनी जो खुद को कॉपी कर सकती थीं। इन्हीं से बना था पहला जिंदा सेल, फर्स्ट लिविंग सेल। और इसी से शुरू हुई थी वो यात्रा जिसका नतीजा आज आप, हम और पूरी जैव विविधता है। अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है रमेश भाई की तरफ से। बिना किसी भगवान के जीवन खुद से कैसे बन गया? अब यहां से सवाल उठता है, अगर वो पहला जीव सच में बना था तो उसे बनाया किसने? क्या कोई भगवान था जिसने उसमें जान फूंकी, या क्या जीवन अपने आप बन सकता है? इसी सवाल को लेकर वैज्ञानिकों ने सालों रिसर्च की है और इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। दरअसल जीवन कोई एक पल में बना हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक धीमा, जटिल लेकिन स्वाभाविक रासायनिक सफर था जिसमें कोई देवता शामिल नहीं थे, सिर्फ विज्ञान था। 1953 में 2 वैज्ञानिक, स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी, ने एक ऐतिहासिक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन धरती जैसी ही कुछ गैसें लीं, जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी, और उनमें बिजली जैसी ऊर्जा छोड़ी। कुछ ही दिनों में अमीनो एसिड्स बनने लगे, यानी कि जीवन के ईंट पत्थर, जिनसे बाद में डीएनए, प्रोटीन और कोशिकाएं बनती हैं। कोई अलौकिक चमत्कार नहीं, सिर्फ तत्व, ऊर्जा और समय का अद्भुत मेल। इसका मतलब ये नहीं कि आस्था गलत है, लेकिन जब हम कैसे पूछते हैं तो विज्ञान हमें दिखाता है कि प्रकृति के पास खुद को बनाने की ताकत थी। कोई भगवान जरूरी नहीं था, क्योंकि जीवन ने खुद को खुद से बनाया था। भाई एक बात बताओ, अगर सब कुछ सिर्फ सिंगल सेल से शुरू हुआ था तो इतने अलग अलग जीव कैसे बन गए? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है भाई, और यहीं से शुरू होता है एवोल्यूशन का असली जादू। सबसे पहले समझो, वो जो पहली कोशिका थी ना, वो कोई परफेक्ट चीज नहीं थी। वो बस एक ऐसा सेल था जो खुद को कॉपी कर सकता था। और जब जब वो सेल खुद की कॉपी करता, उसमें छोटे छोटे बदलाव, म्यूटेशंस आने लगते। अब मान लो एक सेल से 2 सेल बने, फिर 4, फिर 1000, फिर लाखों। हर कॉपी में थोड़ा बहुत फर्क, कभी गलती से तो कभी वातावरण के असर से। अब धरती पर कोई एक जैसी जगह थोड़े ही थी। कहीं गर्मी थी, कहीं बर्फ, कहीं पानी। और इन अलग अलग जगहों पर वो बदले हुए सेल टिकने की कोशिश करने लगे। किसी को पानी में रहना आया, किसी को जमीन पर। कुछ ने खाना निगलना सीख लिया, कुछ ने खुद खाना बनाना, जैसे पौधे। और यही से शुरू हुआ प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। यानी जो जिंदा रहने लायक था वो बच गया, जो नहीं था वो मिट गया। करोड़ों सालों में ये छोटे छोटे बदलाव इतने ज्यादा हो गए कि एक ही पुराना पूर्वज कई अलग अलग जीवों में बदल गया। मछली, मगरमच्छ, बंदर, इंसान, सब। तो भाई,
एक ही सेल से इतने जीव बनने में जादू नहीं, विज्ञान का सब्र है। भाई, इंसान अगर बंदर से बना है तो फिर बाकी जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, भालू, ये सब किससे बने? बहुत सारे लोग यही पूछते हैं और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। देखो, एवोल्यूशन में हर जीव अपने अपने एंसेस्टर से बना है। इंसान का जो पूर्वज था वो बंदर नहीं, बल्कि बंदर जैसा दिखने वाला एक प्राचीन प्राइमेट था। ठीक वैसे ही कुत्तों के पूर्वज कुछ अलग थे, बिल्ली का वंश कुछ और था। हाथी, घोड़ा, बाघ, सबका अपना एवोल्यूशन ट्रैक है। यानी धरती पर एक कोशिका से शुरुआत हुई, लेकिन समय के साथ वो कोशिकाएं शाखाओं में बंटती गईं, जैसे पेड़ की टहनियां। हर टहनी ने अपना अपना रास्ता चुना। किसी ने शिकार सीखा, किसी ने उड़ना, किसी ने दौड़ना। अब मान लो आपके खानदान का पुराना दादा कोई किसान था, उसकी औलादों में से कोई डॉक्टर बना, कोई टीचर, कोई बिजनेसमैन। उसी तरह एक ही जैविक पूर्वज से अलग अलग जानवरों की नस्लें विकसित हुईं। डीएनए की कहानी बदलती गई और रूप बदलते गए। इसलिए इंसान बंदर से बना और कुत्ता किसी और पुरखों से, लेकिन सभी का स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं एक ही था, एक छोटी कोशिका। अगर इंसान बंदर से बना है तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बनते? भाई, ये तो कमाल का सवाल है। इतने लोग यही पूछते हैं। अगर हम बंदर से बने हैं तो आज के बंदर तो अभी भी जंगलों में हैं, वो इंसान क्यों नहीं बन जाते? अब इसका जवाब थोड़ा समझदारी वाला है, लेकिन एक बार समझ गए तो ये सवाल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखो, इंसान बंदर से नहीं बना। इंसान और बंदर दोनों का एक कॉमन पूर्वज था, यानी कोई ऐसा जीव जो आज से करीब 6-7 मिलियन साल पहले धरती पर था, जो ना पूरी तरह बंदर था और ना इंसान, लेकिन इन दोनों से थोड़ा मिलता जुलता था। अब वो कॉमन पूर्वज दो अलग अलग रास्तों पर निकल गया। एक रास्ता गया इंसानों की तरफ, होमो सेपियंस की तरफ, और दूसरा रास्ता गया बंदरों की तरह के जीवों की ओर, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, वानर। यानी इंसान और बंदर कजिन हैं, पिता पुत्र नहीं। हम एक ही परिवार के हैं, लेकिन अलग अलग दिशा में विकसित हुए। अब सवाल, आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बनते? तो इसका जवाब यह है कि एवोल्यूशन कोई लेवल ऐप गेम नहीं है। यह जरूरत, वातावरण और समय के हिसाब से बदलाव की प्रक्रिया है। बंदर जंगल में अच्छे से टिके हुए हैं, उन्हें इंसान बनने की कोई जरूरत ही नहीं। ना उनके ऊपर कोई दबाव है कि वो कपड़े पहने या कंप्यूटर चलाएं। एवोल्यूशन तभी होता है जब जिंदा रहने के लिए बदलाव जरूरी हो। जैसे इंसान ने चलना सीखा, बोलना सीखा, औजार बनाने शुरू किए, क्योंकि वो खुले मैदानों में रह रहा था। लेकिन बंदरों को आज भी पेड़ों में रहना आता है, उन्हें खतरों से निपटना आता है। वो जैसा है वैसा रहकर भी सफल है। तो अगली बार कोई बोले कि बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे, तो सीधा बोलो, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है। और एवोल्यूशन जरूरत से चलता है, ना कि हमारी उम्मीद से। भाई, अब पेश है क्वेश्चन नंबर 6। सच सच बता, मुर्गी पहले आई या अंडा? भाई, ये सवाल तो हर किसी ने बचपन में किसी ना किसी को चिढ़ाने के लिए पूछा ही होगा, लेकिन आज हम इसका फाइनल साइंटिफिक जवाब लेकर आए हैं, ऐसा कि दोबारा कोई कंफ्यूज ना हो। तो सुन, ना मुर्गी पहले आई और ना अंडा, बल्कि जो सबसे पहले आया वो था एवोल्यूशन से निकला एक ऑलमोस्ट मुर्गी टाइप का जीव। यानी वो कोई अलग प्रजाति थी जो मुर्गी जैसी दिखती थी, लेकिन पूरी मुर्गी नहीं थी। अब उस प्रजाति ने अंडा दिया और उस अंडे के अंदर डीएनए में बदलाव हो गया, यानी एवोल्यूशन की मैजिक चाल चली गई। बस वही म्यूटेशन इतना खास था कि अंडे से जब बच्चा निकला तो वो पहली असली मुर्गी थी। इसीलिए समझ ले भाई, पहले आया अंडा, लेकिन उस अंडे को दिया था एक नॉन मुर्गी प्रजाति ने, और उस अंडे से जन्मी असली मुर्गी एवोल्यूशन के कारण। तो सवाल का जवाब ये है, ना मुर्गी पहले आई ना अंडा, पहले आया एवोल्यूशन का जादू और उससे जन्मा वो अंडा जिससे पहली मुर्गी निकली। अब अगली बार कोई पूछे ना तो ये जवाब उसके दिमाग में अंडे की तरह फूटेगा। भाई, कॉकरोच तो करोड़ों सालों से है, वो आज तक क्यों नहीं बदला? ये सवाल पूछते ही लोग सोचते हैं, अरे यार, हम तो इंसान बन गए, शहर बना लिए, और ये कॉकरोच अभी भी वैसा ही है, इसने कोई तरक्की क्यों नहीं की? तो भाई, यही तो इवोल्यूशन का असली मास्टर है, कॉकरोच। कॉकरोच धरती पर करीब 30 करोड़ साल से मौजूद है, डायनासोर से भी पहले। अब सोचिए, इतना लंबा टाइम, इतनी सारी तबाहियां, फिर भी कॉकरोच जिंदा। अब क्यों? क्योंकि उसे बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो छोटा है, तेज है, कहीं भी छिप जाता है,
कुछ भी खा लेता है, यहां तक कि न्यूक्लियर रेडिएशन भी सह लेता है। यानी एवोल्यूशन का रूल है, बदल वहीता है जिसे बदलना पड़ता है। कॉकरोच में वो सारी क्वालिटी पहले से मौजूद है जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो जब कोई जीव अपने वातावरण में 100% फिट होता है तो वो ज्यादा नहीं बदलता। इसलिए भाई कॉकरोच नहीं बदला, क्योंकि वो पहले से ही मास्टरपीस था। इंसान का दिमाग इतना तेज कैसे हो गया? ये सवाल हर उस इंसान को झकझोरता है जो सोचता है, अगर हम जानवरों से आए हैं तो फिर हमारे पास ऐसा दिमाग कैसे? तो सुनो भाई, इंसान के दिमाग का तेज होना कोई जादू नहीं, बल्कि एवोल्यूशन की सबसे दमदार कहानी है। कहानी शुरुआत होती है अफ्रीका के जंगलों से, जहां हमारे पूर्वजों को खाना ढूंढना, शिकार करना और सबसे बड़ी बात, झुंड में मिलकर रहना पड़ता था। अब वहां सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, तो जो थोड़ा ज्यादा सोच पाते थे, ज्यादा अलर्ट रहते थे, सही समय पर सही डिसीजन ले पाते थे, वो जिंदा बचते थे। धीरे धीरे पीढ़ियों में उनका दिमाग थोड़ा और बड़ा होता गया और यहीं से शुरू हुआ ब्रेन एवोल्यूशन। अब आते हैं एक और बड़ा मोड़, आग का इस्तेमाल और पका हुआ खाना। जब इंसान ने खाना पकाना सीखा तो शरीर को खाना पचाने में ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी, तो वो ऊर्जा सीधे दिमाग को मिलने लगी। यही नहीं, जटिल भाषा, सामाजिक रिश्ते और औजारों का इस्तेमाल, इन सब ने मिलकर इंसानी दिमाग को दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन बना दिया। तो भाई, इंसान का दिमाग तेज इसलिए हुआ क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए हर दिन दिमाग लगाना पड़ा, और जो ज्यादा सोचा वही ज्यादा जिया। इंसान के शरीर से बाल कहाँ गायब हो गए? बिल्कुल सही सवाल। हमारे पूर्वज तो पूरे बालों वाले थे, फिर आज के इंसान ऐसे चिकने क्यों हो गए? तो भाई, जब इंसान ने जंगल से निकलकर खुले मैदानों में रहना शुरू किया तो वहां सूरज बहुत तेज होता था। अब अगर पूरा शरीर बालों से ढका होता तो गर्मी में शरीर ठंडा नहीं रह पाता, लेकिन बाल हटने से पसीना आसानी से निकल पाता था और हवा से शरीर ठंडा हो जाता था। यानी बाल कम होना एक सर्वाइवल एडवांटेज बन गया। दूसरी बात, जैसे जैसे इंसान कपड़े पहनने लगा, आग का इस्तेमाल करने लगा, तो बालों की जरूरत और भी कम होती गई। और फिर एवोल्यूशन ने वही किया जो सबसे फायदेमंद था। अब बाल पूरी तरह तो नहीं गए, सर, भौं, बगल, प्राइवेट पार्ट्स में आज भी हैं, क्योंकि वहां उनकी जरूरत अब भी है। तो समझो भाई, हमारे बाल इसलिए गए क्योंकि एवोल्यूशन ने सोचा बिना बालों के तू ज्यादा कूल रहेगा। क्या इंसान को भगवान ने बनाया? भाई, इस सवाल को हमने वीडियो की शुरुआत में ही कर लिया है। वहां हमने बताया कि कैसे जीवन की शुरुआत वैज्ञानिक स्तर पर हुई, बिना किसी अलौकिक शक्ति के। तो अब इस सवाल को हम यहीं स्किप करते हैं और सीधा आते हैं अगले सवाल पर, इंसान को भगवान और धर्म की कल्पना क्यों करनी पड़ी? अब भाई, ये सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन इसका जवाब बेहद गहरा। तो सोचो जरा, जब हमारे पूर्वज खुले जंगलों में रहते थे, आग, तूफान, भूकंप, अंधेरा, मौत, इन सब का कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था। उन्हें हर तरफ डर ही डर दिखता था। तो इंसान ने डर को समझाने के लिए कल्पना शुरू की कि कोई महाशक्ति है जो सब कुछ चला रही है। बिजली कड़की तो लगा भगवान की नाराज है, अकाल पड़ा तो लगे पूजा पाठ करने लगे, कोई बीमार हुआ तो लगे बुरा साया है। फिर जब समाज बनने लगा तो लोगों को एकजुट रखने के लिए भी धर्म की जरूरत पड़ी, क्योंकि धर्म ने नियम दिए कि चोरी मत करो, मारो मत, झूठ मत बोलो, और अगर कोई मानेगा नहीं तो भगवान सजा देगा। ये डर काम करता था। यानी भगवान की कल्पना इंसान ने डर और असहायता से की, और धर्म की कल्पना इंसान ने समाज को बांधने के लिए की। जैसे जैसे इंसान की बुद्धि बढ़ती गई, भगवान के रूप और धर्म के सिस्टम भी बदलते गए। आज भी दुनिया के हर कोने में अलग अलग भगवान और धर्म हैं, क्योंकि हर समाज ने अपने हिसाब से जवाब ढूंढा। तो समझो भाई, भगवान पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो इंसान के दिमाग की सबसे पुरानी और सबसे गहरी कल्पना है। डायनासोर के मरने के बाद ही इंसान क्यों आया? अब ये सवाल बड़ा सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब एवोल्यूशन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट में छिपा है। तो सुनो भाई, करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था। इतना बड़ा धमाका हुआ कि 70% जीव जंतु खत्म हो गए और डायनासोर भी इसी विनाश के शिकार हो गए। अब तू कहेगा, इससे इंसान का क्या लेना देना? भाई, बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि जब तक डायनासोर धरती पर थे
तब तक छोटे छोटे स्तनधारी जीव मैमल्स डर के मारे छुप छुप कर जीते थे, जमीन के नीचे रात में ही बाहर निकलते थे। लेकिन जैसे ही डायनासोर साफ हुए, धरती पर पहली बार मौका मिला उन छोटे मैमल्स को फैलने का, और वहीं से शुरू हुआ मैमल्स का राज, जिसमें एक शाखा से प्राइमेट्स निकले, फिर आदिमानव और फिर हम इंसान। तो समझो भाई, अगर डायनासोर नहीं मरते तो शायद हम इंसान आज नहीं होते। इसलिए कहते हैं कभी कभी विनाश ही सृजन का रास्ता खोलता है। अब चलें अगले सवाल की ओर। क्या इंसान दोबारा पूंछ, फिन या नई क्षमता विकसित कर सकता है? भाई, ये सवाल बड़ा मजेदार है। क्या इंसान में फिर से कोई नया अंग आ सकता है? तो सीधी बात यह है, एवोल्यूशन कोई प्लान बना के नहीं चलता, वो जरूरत और पर्यावरण के हिसाब से बदलता है। मान लो अगर इंसान हजारों साल तक पानी के अंदर ही रहने लगे तो शरीर में फेफड़ों की बजाय गिल टाइप स्ट्रक्चर आ सकता है, या फिर हाथ पांव फिन जैसे बन सकते हैं। या मान लो फिर इंसान को पेड़ों पर कूदने की जरूरत हो तो पूंछ जैसी संरचना फिर से आ सकती है। लेकिन भाई, ये सब होगा तभी जब वो कई हजारों सालों तक जरूरत बने और उस जरूरत के आधार पर प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन काम करे। आज के समय में इंसान टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुका है, इसलिए शरीर को ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नई क्षमताओं की एवोल्यूशन धीमी या रुकी हुई है। लेकिन अगर माहौल बदलेगा तो शरीर बदलेगा, नहीं तो एवोल्यूशन सोता रहेगा। अगर रोबोट सोचने लगे तो क्या अगली प्रजाति मशीन होगी? अब भाई, ये सवाल साइंस फिक्शन नहीं, आज की चिंता है। आज एआई, रोबोटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इंसान खुद अपनी एवोल्यूशन को हाथ में लेने लगा है। अब सोचो, अगर इंसान ने ऐसे रोबोट बना दिए जो खुद सोच सकें, फैसले ले सकें और खुद को सुधार सकें, तो वो लर्निंग स्पीसीज बन जाएंगे। अब सवाल उठता है, क्या वो इंसानों से आगे निकल जाएंगे? तो भाई, बिल्कुल संभव है, क्योंकि इंसान की एवोल्यूशन में लाखों साल लगते हैं, पर मशीन की एवोल्यूशन में बस कुछ अपडेट्स। अगर एक दिन इंसान खुद को मशीनों पर निर्भर बना ले या मशीनें खुद में सेल्फ अवेयरनेस पैदा कर लें, तो हो सकता है अगली डोमिनेंट स्पीसीज इंसान नहीं बल्कि कोई आर्टिफिशियल प्रजाति हो। यानी इंसान ने प्रकृति से एवोल्यूशन सीखा और अब इंसान ही एवोल्यूशन को नई दिशा दे रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूं। और जाते जाते कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें ताकि यह जान सकूं कि अंत तक हमारे साथ कौन कौन जुड़े रहे।